हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीमा है और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज यूपीएससी के बारे में डिस्कशन करूंगी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक आ सके। आज मैं सीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करूंगी। सीएससी एग्ज़ाम जिसके अंतर्गत आईएएस, आईपीएस, आरएएस और अन्य छोटे मोटे एग्ज़ाम, इसमें टोटल 25 पोस्ट होती है। सीएससी एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहता है वो 3 स्टेज में रहता है, जिसका पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। आज मैं प्रीलिम्स स्ट्रेटजी के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगी। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है वो कितने एग्ज़ाम लेता है, क्या उसकी स्ट्रेटजी रहती है, क्या पूछा जाता है और क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उस रिलेटेड मैं आप सभी से बात करूंगी। तो चलिए इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम करवाती है, जिसमें जीएस जनरल स्टडी और सीसेट क्वालिफाइंग पेपर, 2 पेपर लिए जाते हैं। ये दोनों ही पेपर एक ही दिन करवाती है। जो पहला पेपर होता है जनरल स्टडी का, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स होते हैं और 2 घंटे का ये पेपर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें क्या पूछा जाता है, तो इसमें करंट अफेयर्स, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं पूछी जाती है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब इसमें आपका प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, ये तीनों ही आपके इसमें इतिहास के टॉपिक पूछे जाते हैं। और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तीसरा, भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और साथ ही सोसाइटी का पार्ट्स भी पढ़ना होगा। इसके आगे भारत राजतंत्र और शासन, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये सब कुछ आता है। आर्थिक और सामाजिक विकास, इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, ये सारे क्वेश्चन। पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे और सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, जो कि 10th लेवल की पूछी जाती है। दोस्तों, यह हमारा फर्स्ट पेपर था जीएस जनरल स्टडी का, जिसमें आपको मैंने बताया करंट अफेयर्स में आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों ही पढ़ना है। जो हिस्ट्री के लिए मैंने बोला एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, और ज्योग्राफी के लिए इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी और सोसाइटी का पार्ट्स, एंड इकोनॉमी के लिए आपको बजट सर्वे भी पढ़ना आवश्यकता है, क्योंकि बजट सर्वे से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसी के साथ पॉलिटी में गवर्नेंस हो गया, आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया, ये सारे आपको पढ़ने हैं। और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साइंस टेक भी पूछी जाती है। दूसरा जो पेपर होता है वो होता है हमारा सीसेट का। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। सीसेट में टोटल आपके 80 क्वेश्चन यानी कि 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके मार्क्स इक्वल होते हैं जनरल स्टडी और सीसेट के। इसमें 200 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे का ही ये टाइम दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग
1/3 रहेगी, लेकिन यह 33% के साथ क्वालिफाइंग रहेगा। यानी कि 200 में से आपको 66 नंबर लाने ज़रूरी है। अगर आपने 66 नंबर नहीं लाए तो आपकी जीएस की जो कॉपी होती है वो चेक नहीं होती है। अब इसमें क्या पूछा जाता है, तो इसमें बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना, और सामान्य मानसिक योग्यता। आधारभूत संख्यन, जिसके अंतर्गत संख्या और उनके संबंधित विस्तार, ये 10वीं कक्षा के स्तर का होता है और इसमें आंकड़ों का निर्वाचन होता है, जिसके अंतर्गत चार्ट, ग्राफ, तालिकाएं, आंकड़ों की प्राप्यता आदि 10वीं लेवल का पूछा जाता है। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है 33% के साथ, और एक 10th लेवल का पोर्शन पूछा जाता है, जिसमें आपको जनरल मैथ 10th लेवल की, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और एटीट्यूड और पैसेज, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। आप जब इस सेकंड पेपर को करें तो कोशिश ये रहे कि मिनिमम क्वेश्चन करें, क्योंकि आपको इसको क्वालिफाइंग करना है, ना कि इसमें मेरिट लाना है। मेरिट लाने के लिए आपको जीएस के पेपर में मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें अगर आपने 80 में से 60-70 क्वेश्चन भी सही कर दिए, तब भी आपको 66 नंबर ही गिना जाएगा। तो आपको 30 क्वेश्चन परफेक्टली करेक्ट करने हैं, ताकि अगर आपका 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग के साथ वो आपका 66 नंबर इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 पेपर आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में होते हैं। अब मैं आगे बता रही हूँ आपको कि एग्ज़ाम जब नज़दीक होता है तो रिवीजन के लिए कितने दिन पहले हमें रिवीजन का एक शेड्यूल तैयार कर लेना चाहिए। तो 120 डेज़ का रिवीजन सिस्टम रखना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे कि हिस्ट्री को आपको 60 दिन 16 डेज दीजिए आप। इसमें आपको एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, ये सभी आपको 60 दिन में कंप्लीट करना है। फिर इंडियन इकोनॉमी, इसको आप 25 दिन देंगे। पॉलिटी 15 दिन, इन्वायरमेंट 10 दिन और साइंस 10 दिन। अब करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स को आपको इसी के साथ रिलेटेड करके पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए आपको स्पेशल टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिन में आप 6 घंटे जनरल स्टडी को देते हैं तो उसमें से 1 या 2 घंटे आप करंट अफेयर्स को दीजिए। जब भी आप करंट के नोट्स तैयार करें, क्योंकि करंट के जो नोट्स है वो अगर आप डेली तैयार करेंगे तो रिवीजन में उसकी आपको आसानी होगी। अब इसमें ये तैयारी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो सबसे पहले इस तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में ओल्ड और न्यू दोनों तरह की एनसीईआरटी होती है। वैसे तो सभी कहते हैं कि 6 से लेकर 12 तक सभी एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट की पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम अगर आपने स्टडी यूपीएससी के लिए स्टार्ट की है, तब आप एक बार 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे यह, जैसे हिस्ट्री से हुआ तो कैसे इतिहास स्टार्ट हुआ है और कैसे आपको पढ़ के उसके नोट्स तैयार करने हैं। तो जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हैं तब एक बार आप 6 से 12 तक पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने लग जाए तब आप एक इम्पॉर्टेंट बुक्स को ही ज़्यादा टाइम दीजिए, ताकि उस बुक को 5 बुक जब आप पढ़ोगे और एक ही बुक को 5 बार पढ़ोगे तो उन दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। जैसे मैं पॉलिटी के लिए बताऊँ तो इसमें 11th क्लास की जो बुक्स होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो कि आपका सारा बेसिक कवर कर लेती है। हिस्ट्री के लिए 6 से 12 तक पढ़ लीजिए और ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 तक। लेकिन ज्योग्राफी के लिए मोस्टली 11th और 12 की जो बुक होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप उन दोनों बुक्स को ही प्रेफर करें।
साइंस के लिए 9 से 10 तक की 2 बुक्स है, ये पढ़ ले, और इकोनॉमी के लिए 11th की बुक पढ़ ले। इसके नोट्स आप ज़रूर बनाएं। नोट्स से आपको रिवीजन में आसानी होगी, और जब भी आप पढ़ाई करें तो ध्यान रहे कि रिवीजन करना ना भूलें। जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपका जो बेसिक है वो कवर होता जाएगा। आगे हम न्यूज़पेपर देखते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम के साथ महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो निभाता है करंट अफेयर्स। इसमें आप अगर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो दैनिक जागरण पढ़े, और इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट के लिए द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस। ये पेपर्स आप डेली पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब न्यूज़पेपर में हर हेडिंग को आपको नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर में कोई स्टूडेंट 2-2 घंटे देते हैं, 2 घंटे देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप जब भी पेपर पढ़ना स्टार्ट करें तो उससे पहले पूरे पेपर में ये नोट कर दें, मुझे क्या पढ़ना है उसमें, क्या नहीं पढ़ना है। जो आपको नहीं पढ़ना है उसको आप पहले से ही पेन से काट दें, ताकि आपको जब पढ़ते वक्त ध्यान रहे कि मेरी ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, तो इसको आप पहले ही इग्नोर कर देंगे। जिसको आपको पढ़ना है उसको आप गोला बना दें और आप उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करें। मैगज़ीन्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, तो मैगज़ीन्स आपको कौन कौन सी पढ़नी चाहिए जो मंथली आती है। इसमें आपको विज्ञान प्रगति, डाउन टू अर्थ, कुरुक्षेत्र, वर्ल्ड फोकस, भूगोल और योजना, ये सारी एनसीईआरटी है जो कि आपको मंथली मैगज़ीन खरीदनी है, और इसको साथ साथ आपको पढ़ना है। इसी के साथ इम्पोर्टेंट वेबसाइट होते हैं, वेबसाइट पर बहुत अधिक मटेरियल करंट अफेयर्स का अवेलेबल रहता है, तो आप इन वेबसाइट को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको जो करंट में क्या हो रहा है उससे संबंधित जानकारी अवेलेबल रहे। जैसे कि एक यूपीएससी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और एक है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वेबसाइट, और एक है पीआरएस वेबसाइट फॉर ट्रैकिंग बिल्स एंड पार्लियामेंट की, आइडियाज़ वेबसाइट फॉर डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशन, इंडियन काउंसिलिंग फॉर ग्लोबल रिलेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड डाउन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया and India Brand Equity Foundation for Economy and Business, और Knowledge Initiative by INDG and Make in India Initiative for Manufacturing Relation Information। ये सारी वेबसाइट है, आप इन वेबसाइट को फॉलो करें। अब एडवांस बुक की बात करो, अगर आपने एनसीईआरटी को कवर कर लिया है और फिर आपको लगता है कि मुझे और डिटेल्स में जानना है, तो आप जो एडवांस बुक होती है उसको फॉलो करें। तो इसके लिए मैं सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ आपको कि जो आपको पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, आप उस बुक को खरीदें और पढ़ें। ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की बुक और न्यू एनसीईआरटी। इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक या उमा कपिला की जो बुक आती है वो खरीद ले, दोनों ही बुक अच्छी है। साइंस टेक के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और वेबसाइट जाके फॉलो करें। हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप आर.एस. शर्मा की बुक पढ़ें, मिडेवल के लिए सतीश चंद्र, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम की बुक्स को पढ़ें। स्पेक्ट्रम की बुक भी बहुत अच्छी है, उसमें सारा आपको डिटेल से बताया गया है, तो वो बेसिक कवर आपका वहाँ से हो जाएगा। ध्यान रहे कि मॉडर्न इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस बुक को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें। और एक इंडियन ईयर बुक जो कि हर साल लॉन्च की जाती है, उस बुक को आप खरीदें। उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, और ये बहुत अच्छी बुक है, तो इसको आप खरीद कर पढ़ें। और एक इकोनॉमी सर्वे, तो ये सारे आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। फिर हाउ टू मेक अ नोट्स, कैसे नोट्स बनाएं आप लोग, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको नोट्स
क्योंकि जब आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आप कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो भूल जाते हैं। अगर आपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए है तो आपने जो आज पढ़ा वो कल आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो वो आपके एक दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और इसको आप आगे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ते वक्त अपना ध्यान कंसंट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। आपने टाइम टेबल बना दिया अपना एक पढ़ाई का कि मुझे 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन आपने उस 6 से 8 घंटे के बीच में पढ़ाई कितनी की है, उसका कितना यूज़फुल मिला है आपको और कितना आपने उस टाइम टेबल के बीच में अपना टाइम वेस्टेज किया है, उस सब को नोट करना ज़रूरी है। आप जब पढ़ाई करें भले 1 घंटा ही पढ़ें, लेकिन उस टॉपिक को उस तरह से पढ़ें कि दूसरी बार आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ाई को जब भी करें मन से करें, सिर्फ दिखावा करें कि मैंने 8 घंटे का एक टाइम टेबल बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने 8 घंटे पूरे कर दिए हैं, तो ये पढ़ाई नहीं होती है। आप 8 घंटे की बजाय 4 घंटे मन से पढ़ाई कर ले, वह आपके 4 से 8 घंटे के बराबर ही माने जाएंगे। क्योंकि किसी भी पढ़ाई को करते वक्त उसका ध्यान उस पढ़ाई में रहना बहुत ही आवश्यक है। आपका ध्यान पढ़ाई में ना रहकर किसी और चीज़ में है कि नहीं मैं पढ़ाई करके व्हाट्सएप चेक करूँगा या मैं जाके देखूँगा कि मेरे कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता। ये ध्यान आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो नेगेटिव पॉइंट माइंड में डालते हैं उसको सबसे पहले डिलीट करें। मोबाइल में अगर ऐसे कोई सोशल साइट्स है जो आपको डीमोटिव करती है या आपका टाइम वेस्टेज करती है, तो आप उसको पहले से ही अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है। क्योंकि देखिए यूपीएससी की तैयारी करनी है आपको, तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगी, मेहनत की आवश्यकता होगी। आप जब भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो 1 वर्षीय योजना बनाएं, इसको 5 वर्षीय योजना बनाकर ना रखें। किसी स्टूडेंट का मोटिव रहता है कि नहीं इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर ट्रायल करूँगा, और 1 साल उसके बीच में ऐसे ही गुजर जाता है दोस्तों के साथ बातें करने में या फंक्शन अटेंड करने में। ये तैयारी आपको मेहनत मांगती है, ठीक है। तो आपको अगर अच्छे से 1 साल भी आपने इस तैयारी को दे दिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो अगर आप इस यूपीएससी की मन से तैयारी करना चाहते हैं तो आज से ही आपको जो डीमोटिव करने वाली जो भी सोशल साइट्स हो या अपने फ्रेंड सर्कल्स में हो या कुछ भी हो, उनसे आप दूरी अभी से बना लें। तभी आप एक यूपीएससी एग्ज़ाम में अपना जगह बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने आपको प्रीलिम्स स्ट्रेटजी के बारे में बताया है। इसमें हर साल बच्चे 5 लाख फॉर्म डालते हैं और जब एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती है तब 3 लाख तक फॉर्म रह जाते हैं। इसका कारण क्या है कि जब एग्ज़ाम की डेट पास में आ जाती है तो बच्चे की मानसिकता ये बदल जाती है कि मेरी तैयारी इस साल अच्छी नहीं हुई है तो मैं नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दूंगा। आपको ये मानसिकता नहीं बनानी है। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे 2020 का एग्ज़ाम देना है तो आप अपनी तैयारी को इतना परफेक्ट बना दीजिए कि आपको कोई भी ना रोक पाए। आपको ये सोचने की नौबत ना आए कि मुझे 2021 टारगेट करना है, नहीं मुझे एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो 2020 का ही एग्ज़ाम क्लियर करना है। जब तक आप ये मानसिकता बदल नहीं देते तब तक आप यूपीएससी को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आज मैंने प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी के बारे में बताया है। मैं कल मेंस स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँगी कि मेंस में कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन कौन से विषय होते हैं,
पर जो एग्ज़ाम होता है कितने हावर्स का होता है, कितनी इसकी कट ऑफ रहती है, उस सब के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगी। मैंने यहाँ पे प्रीलिम्स की कट ऑफ की भी आपको बताया है कि जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ रहा है 2013 से लेकर 2018 में, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कितने मार्क्स इसमें आए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2013 में टोटली 400 यानी कि क्वालिफाइंग और जनरल स्टडी को मिलाकर, इसमें जो 2013 में जनरल का कट ऑफ रहा था 241, ओबीसी का 222, एससी का 207 और एसटी का 201। वही 2014 में 205 जनरल, ओबीसी 204, एक नंबर का दोनों के बीच में फ़र्क था, और एससी का 182 और एसटी का 174। 2015 में 107 जनरल, ओबीसी का 106, एससी का 94 और एसटी का 91। 2016 में जनरल 116, ओबीसी 110, एससी 99 और एसटी 96। 2017 में 105 जनरल की रही थी, ओबीसी 102, एससी 88 और एसटी की सेम इक्वल रही थी 88। 2018 में 98 जनरल की गई थी, 96 ओबीसी, 84 एससी और 83 एसटी की गई थी। अभी 2019 की यूपीएससी ने कट ऑफ जारी नहीं की है, तो मैंने ये आंकड़ा आपको 2018 तक ही बताया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम आपको नंबर लाने हैं 400 में से, वो कितने लाने हैं, 110 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए। 400 नहीं कह सकते, क्योंकि जो आपका सेकंड पेपर क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो आपको जो मेन फोकस करने की बात है वो जनरल स्टडी पर है। जो जनरल स्टडी की कट ऑफ हमेशा इतनी रहती है, तो आप अगर 110 नंबर भी ला देते हैं तो इजीली आपका प्रीलिम्स कवर हो जाता है और आप मेंस के एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो जाते हैं। तो दोस्तों आज मैंने इस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल से बता दिया गया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो मेरा आने वाला वीडियो है वो आप तक आ सके। अब मैं यूपीएससी से रिलेटेड पर डे एक वीडियो लॉन्च करूँगी, अपडेट करूँगी, ताकि आपको इसकी डिटेल से जानकारी प्राप्त हो सके। अगर मेरे से इस वीडियो में कोई भी गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं।